दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। इस समय हम लोग सुन रहे हैं चेतन भगत द्वारा लिखा गया उपन्यास टू स्टेट्स। इसके प्रथम 2 भाग का वाचन मैं कर चुका हूँ। आइए सुनते हैं टू स्टेट्स उपन्यास के तृतीय भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मैं ठीक 8 बजे डॉर्म पहुँच गया। मेरे साथ 6 टेलीफोन डायरेक्टरी जितने केस मटेरियल थे। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। 1 सेकंड, मैं चेंज कर रही हूँ। भीतर से उसकी दबी हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने 300 सेकंड बाद दरवाज़ा खोला। उसने लाल सफ़ेद ट्रैक सूट पहन रखा था। सॉरी, उसने अपने बालों को जूड़े की तरह बांधते हुए कहा। भीतर आ जाओ, हमें फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए, बहुत काम करना है। उसने अपनी स्टडी चेयर मुझे दी और खुद बिस्तर पर बैठ गई। लाल रंगत वाली बेडशीट खूनी ईंटों की दीवारों से मेल खा रही थी। उसने चार्ट पेपर से एक नोटिस बोर्ड बनाया था और उस पर हर जगह अपने परिवार की तस्वीरें लगा रखी थी। देखो, यह मेरा परिवार है। ये हैं डैड, ही इज़ सो क्यूट, उसने कहा। मैंने गौर से देखा। सलीके से कंघी किए गए बालों वाला एक अधेड़ व्यक्ति नपे तुले अंदाज में मुस्कुरा रहा था। उन्होंने अधिकांश तस्वीरों में आधी आस्तीन की कमीज और धोती पहन रखी थी। वे उन पड़ोसियों की तरह लग रहे थे जो आपको तेज वॉल्यूम में म्यूजिक बजाने से रोक देते हैं। नहीं, उनमें ऐसी कोई बात न थी कि उन्हें क्यूट कहा जाए। मैंने त्योहारों, शादी समारोहों, जन्मदिन आदि समारोहों पर उतारी गई अन्य तस्वीरों पर एक नज़र डाली। एक तस्वीर में अनन्या का पूरा परिवार अटेंशन की मुद्रा में समुद्र तट पर खड़ा था। आप बड़ी आसानी से बैकग्राउंड में राष्ट्रगीत बजने की कल्पना कर सकते थे। यह चेन्नई का मरीना बीच है। तुम्हें पता है, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिटी बीच है। मैंने उसके भाई को देखा। वो कोई 14 साल का रहा होगा। तेल चुपड़े बाल, गीकनुमा चेहरे और चश्मे के कारण वह कोई आईटीएस प्राणी ही लग रहा था। उसके उदासीन एक्सप्रेशंस देखकर मुझे लगा कि एक दिन वह आईटीएस जरूर बनेगा। और ए माम है? मैंने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाकर हामी भरी। अनन्या की माम की तुलना में उसके पिता और भाई सौम्य ही लग रहे थे। फोटो में भी उनके चेहरे पर ऐसा खिन्न भाव था कि आप उन्हें देखकर सोच में पड़ सकते हैं कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। वे मुझे अपने स्कूल की सख्त से सख्त टीचर्स की याद दिला रही थीं। मुझे उनकी बेटी के कमरे में होने के कारण फौरन अपराध बोध की अनुभूति हुई। इस विचार से तो मेरे हाथ में झुरझुरी ही पैदा हो गई कि वे अभी फोटो से निकलेंगी और एक रूलर से मेरी मरम्मत कर देंगी। माम और मैं। अनन्या ने बिस्तर पर घुटनों के बल बैठकर एक ठंडी सांस लेते हुए कहा। व्हाट? मैं एक शादी समारोह का फोटो देख रहा था जिसमें उसके सगे संबंधी नजर आ रहे थे। उनके गहरे सांवले रंग के कारण उनके दांत कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। सभी बुजुर्ग महिलाओं ने जितना हो सकता था उतना सोना पहन रखा था और उनकी सिल्क की साड़ियाँ रोड रिफ्लेक्टर्स की तरह चमकीली थी। कुछ नहीं, काश मैंने अपनी मॉम के साथ और अच्छा समय बिताया होता, अनन्या ने कहा। अरे, तुम्हारे पास अपनी फैमिली की तस्वीरें हैं? मैंने सिर हिलाकर ना कहा। मेरा परिवार इतना बिखरा बिखरा था कि वह कभी एक जगह रुककर एक सही लम्हे के लिए पोज नहीं कर पाया। मुझे याद नहीं आता कि हमारे पास कोई कैमरा भी था। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? उसने इकोनॉमिक्स के नोट्स लेने के लिए केस मटेरियल की छानबीन करते हुए पूछा। मॉम, डैड और मैं, बस, मैंने कहा। मुझे और बताओ, वे क्या करते हैं? तुम किनके ज़्यादा करीब हो? हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए साथ बैठे हैं, मैंने कहा और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुकलेट को अंगुलियों से थपथपाने लगा। ऑफ कोर्स हम पढ़ाई करेंगे। मैंने तो केवल बात शुरू करने के लिए ही पूछा था। यदि तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, उसने कहा और अपनी पलकें झुका ली। इतने डरावने पेरेंट्स इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मैंने मन ही मन सोचा। ठीक है, बताता हूँ, लेकिन उसके बाद हम केवल पढ़ाई करेंगे। 1 घंटे तक कोई गपशप नहीं, मैंने हिदायत भरे लहजे में कहा। श्योर, मैं तो पहले ही किताब खोलकर बैठी हूँ, उसने कहा और बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठ गई। ओके। मेरी माँ हाउस वाइफ हैं। मैं उनके करीब हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसी से मुझे याद आया कि मुझे उन्हें कॉल करना है। ठीक है, इसके बाद मैं एसटीडी बूथ जाऊँगा। और डैड? मैं तो अपने डैड के बहुत करीब हूँ।
चलो पढ़ाई करते हैं, मैंने कहा और किताबें खोल ली। तुम अपने पापा के क्लोज नहीं हो, तुम फेल होना चाहती हो? नहीं। उसने मेरी बात मानी और होठों पर अंगुली रखकर चुप हो जाने का इशारा किया। हम अगले 2 घंटे तक चुपचाप पढ़ाई करते रहे। वह कभी कभी सिर उठाकर ऊपर देखती और पीलो कवर बदलने या अपनी स्टडी लैंप को ठीक जगह रखने जैसी बेमानी चीज़ें करती रहती। मैं यह सब इग्नोर करता रहता। मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी के कई शुरुआती साल आईआईटी में गवा चुका था। शायद किसी सीएटी कंप्यूटेशन एरर के कारण मुझे आईआईएमए में एक मौका मिल गया था और मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। वाह, तुम तो वाकई मन लगाकर पढ़ते हो, उसने 1 घंटे के बाद कहा। 10 बज गए हैं, अब एसटीडी कॉल्स के रेट्स कम हो चुके हैं। अरे हाँ, मुझे अब चलना चाहिए, मैंने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी घर पर कॉल करना है, उसने कहा और अपने स्लीपर्स पहनने के लिए बिस्तर से कूदकर बाहर आ गई। सॉरी 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 अम्मा, सॉरी। उसका हर सॉरी पहले से ऊंची आवाज़ में था और उसके साथ ही मेरी झल्लाहट भी बढ़ रही थी। उसने घर फ़ोन लगाया था। सस्ती दरों के कारण एसटीडी बूथ पर कई स्टूडेंट्स कतार में खड़े थे। बूथ हमारे कैंपस से महज 5 मिनट की वॉक पर था। कई स्टूडेंट्स अपने साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स भी ले आए थे। अनन्या की बात हो जाने के बाद मैंने उसे कुछ चेंज देकर उसकी मदद की। क्या वह उसके साथ डेट कर रहा है? मैंने एक स्टूडेंट की फुसफुसाहट सुनी। वह अपने दोस्त से बात कर रहा था। लगता तो नहीं है, वह तो उसे भैया की तरह ट्रीट कर रही है, उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा। मैंने उनके कमेंट्स को अनसुना कर दिया और बूथ में चला गया। हर लड़की को एक आईटीएन भैया चाहती है, इससे पढ़ाई में आसानी हो जाती है, पहले स्टूडेंट ने कहा तो उसके इर्द गिर्द खड़े अनेक लड़के हंस दिए। मैंने उन्हें तमाचा जड़ देने की अपनी इच्छा पर काबू पाया और घर का नंबर घुमा दिया। हेलो। 4 रिंग जाने के बाद पापा की आवाज़ सुनाई दी। मैं चुप रहा। मीटर ने गिनती शुरू कर दी। हेलो, हेलो, पापा लगातार कहते रहे। मैंने फ़ोन रख दिया। प्रिंटर से बिल बाहर निकला। मिस्ड कनेक्शन। फिर भी आपको भुगतान करना होगा, शॉपकीपर ने कहा। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर डायल किया। इस बार मॉम ने फ़ोन उठाया। मॉम, मैं ज़ोर से चीखा। मैंने कहा था ना कि 10 बजे के बाद फ़ोन के आसपास ही रहना। सॉरी बेटा, मैं किचन में थी और वो तुमसे बात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फ़ोन उठाया। पहले उन्हें हेलो कहो और फिर मुझसे बात करो। मेरी उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, छोड़ो। अच्छा, तुम कैसे हो और वह जगह कैसी है? ठीक है, लेकिन यहाँ और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, खाना कैसा मिलता है? बहुत खराब। मैं हॉस्टल में हूँ और हॉस्टल में और कैसा खाना मिलेगा? मैं तुम्हारे लिए अचार भिजवाऊंगी। यहाँ कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं। वहाँ चिकन मिलता है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ से ऐसी चिंता झलक रही थी मानो वे चिकन नहीं, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, कुछ जगहों पर। एफएमएस बेहतर था, पता नहीं तुमने दिल्ली क्यों छोड़ी। मॉम, मैं अपने कैरियर के ऑप्शंस इस बुनियाद पर नहीं तलाश कर सकता कि कहाँ चिकन मिलता है और कहाँ नहीं, मैंने कहा और फिर मीटर की ओर देखा। मैं 18 रुपये खर्च कर चुका था। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। कुछ और बताओ ना, तुमने कुछ नए दोस्त बनाए? नॉट रियली और सॉर्ट अप। मैंने बूथ के बाहर खड़ी अनन्या के चेहरे को देखा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराती। अच्छा, कौन है तुम्हारे दोस्त, उनके नाम क्या हैं? अनंत। अच्छा, वो पंजाबी है? मॉम, आप भी। आई एम सॉरी। मैंने सोचा कि शायद तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त हो जिसके खाने की पसंद तुमसे मिलती हो। इट्स ओके। हम बहुत मॉडर्न हैं, तुम तो जानते ही हो। हाँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, कल मेरा एक टेस्ट है। ओह, रियली? अच्छा, एग्ज़ाम के पहले प्रार्थना कर लेना, ओके? श्योर, लेकिन पहले मैं पढ़ाई तो कर लूँ। मैंने फ़ोन रख दिया और 25 रुपये चुकाए। तुमने पहली बार फ़ोन क्यों रख दिया था? तुम्हारे डैड ने फ़ोन उठाया था ना, जब हम लौट कर जा रहे थे, तब अनन्या ने मुझसे पूछा। मैं रुक गया। अच्छा, यह तुम्हें कैसे पता? बस यूं ही अंदाज़ा लगा लिया। जब मैं मॉम से गुस्सा हो जाती हूँ तब मैं भी यही करती हूँ,
लेकिन मैं फ़ोन रखती नहीं। हम लाइन पर बने रहते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं। और बिल बिल तो आता ही रहता होगा। हाँ, यह एक दूसरे के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर करने का खासा महंगा तरीका तो है, लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता है। मैं कभी अपने पिता से बात नहीं करता। मैंने कहा, क्यों? अनन्या ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। लंबी कहानी है, लेकिन मैं इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहूँगा। श्योर, उसने कहा। हम कुछ देर चुपचाप चलते रहे, फिर बातचीत शुरू कर दी। तो तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे खूब उम्मीदें हैं। तुम कौन सा जॉब करोगे, फाइनेंस, मार्केटिंग या आईटी? इनमें से कोई नहीं, मैंने कहा। हालांकि मैं पैसे के लिए पहले कोई एक जॉब कर लूँगा। तो क्या तो तुम क्या बनना चाहते हो? वह सीधे मेरी आंखों में झांक कर देख रही थी। मैं झूठ न बोल सका। मैं लेखक बनना चाहता हूँ, मैंने कहा। मैंने उम्मीद की थी कि यह सुनकर वह जोर से हंसेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सिर हिलाया और चहलकदमी जारी रखी। अच्छा, किस तरह के लेखक? उसने पूछा। ऐसा लेखक जो मज़ेदार कहानियाँ सुनाता है, लेकिन जो समाज में बदलाव भी लाना चाहता है। कलम तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। यह बात हमने बहुत पहले सीखी थी ना? उसने सिर हिलाकर हामी भरी। लेखक बनने वाली बात सुनकर हंसी आती है ना? नहीं तो, उसने कहा। हाउ अबाउट यू? तुम क्या बनना चाहती हो? वह हंस पड़ी। वेल, पता नहीं। माँ को तो पहले ही लगता है कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी और स्वतंत्र हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा दूर तक सोचने की कोशिश नहीं करती हूँ। जहाँ तक अभी का सवाल है, तो मैं बस केवल क्विज में अच्छा प्रदर्शन कर माँ को खुशी देना चाहती हूँ। हालांकि ये दोनों ही काम बहुत मुश्किल है, उसने कहा। हम उसके रूम पर पहुँचे और अगले 2 घंटे तक न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते रहे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो, नहीं तो मैं यह नहीं कर पाती। जब मैंने उसके लिए एक मुश्किल न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया तो उसने कहा, तो मुझे यूज तो नहीं कर रही हो ना? एक्सक्यूज में, ऐसा सोचो भी मत। यानी तुम मुझसे इसलिए दोस्ती कर रही हो क्योंकि मैं आईआईटी से हूँ, ताकि मैं पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सकूँ? तुम मजाक कर रहे हो। ऐसा लगा जैसे उसे झटका पहुंचा हो। मैं आईटीएस भैया नहीं बनना चाहता, मैंने कहा। क्या? जो भी हो, तुम आईटीएन भैया नहीं हो, हम दोस्त हैं, राइट? उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसकी आंखों में देखा। नहीं, वे आंखें किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थीं। गुड नाइट, मैंने कहा और उससे हाथ मिलाया। अरे क्रिस, जैसे ही मैं मुड़ा उसने कहा, क्या? वो जो तुम कह रहे थे, बदलाव लाने वाला लेखक बनना, इट्स रियली कूल। सच्ची यार, उसने कहा। मैं मुस्कुरा दिया। गुड नाइट, उसने कहा और दरवाज़ा लगा लिया। कुछ लड़कियां डोर में अपने नोट्स के साथ टहल रही थीं। उन्होंने मुझे संदेह भरी नज़रों से देखा। मैं केवल पढ़ाई करने ही आया था, मैंने कहा और तेज कदमों से डोर्म से बाहर चला आया। पता नहीं मुझे यह सफाई देने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के तृतीय भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। आगे आप सुनेंगे इसके चतुर्थ भाग का वाचन। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं नाज सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। लीजिए सुनिए टू स्टेट्स के चौथे भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। वह अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स क्विज रिजल्ट के साथ रिसर्च असिस्टेंट के कमरे से बाहर आई। कतार में खड़े स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते हुए वह मेरी तरफ बढ़ी। तब तक कैंपस में सभी को हमारी दोस्ती के बारे में पता चल चुका था। उसने पिंक टी शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स पहन रखे थे। उसका यह पहनावा इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों का कुछ ज़्यादा ही ध्यान खींच रहा था। B+, यह एक अच्छी ग्रेड है ना? उसने हाथ में अपनी आंसर शीट थामे हुए कहा। तुम्हारी शॉर्ट्स बहुत छोटी है, मैंने कहा। मुझे अपनी ग्रेड दिखाओ, उसने मेरे हाथ से पेपर छीनते हुए कहा। ये माइनस? वाह, तुमने ये माइनस क्रैक किया है? मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हम अपने डोर्म की ओर चहलकदमी करने चल लगे। तुम इकोनॉमिक्स में मुझसे ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, उसने कहा। तुम मैकेनिकल इंजीनियर हो और मैं इस विषय में यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अपना मेडल प्रोफेसर चटर्जी को दिखाओ, मैंने गंभीर लहजे में कहा। हे,
तुम ठीक तो हो? मैं चुप रहा। एनीवे, तुम मुझसे एक ट्रीट लेने का हक रखते हो। तुम्हारे न्यूमेरिकल्स ने ही मेरी जान बचाई है। तुम्हें भूख लग रही है? मैंने सिर हिला दिया। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वे हमेशा भूखे रहते हैं। चलो राम भाई के यहाँ चलें, उसने कहा। तुम इस तरह राम भाई के यहाँ नहीं चल सकती, मैंने कहा। इस तरह यानी? कैसे? यानी इस शॉर्ट्स में, मैंने कहा। एक्सक्यूज मी, यह दिल्ली की बीमारी है या पंजाब की? लड़कियों को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं, ये पाबंदियां क्यों? यह कॉमन सेंस की बात है। हमें कैंपस के बाहर जाना है, लोग घूर घूर कर देखते हैं, मैंने कहा। कैंपस के भीतर भी काफ़ी लोग घूर कर देखते हैं। आई एम फाइन, लेट्स गो, उसने कहा और कैंपस गेट्स की ओर चल पड़ी। मुझे ट्रीट नहीं चाहिए, इट्स फाइन, मैंने कहा और दूसरी तरफ अपने डोर्म की ओर मुड़ गया। आर यू सीरियस? तुम नहीं आ रहे हो? उसने कहा। मैंने अपना सिर हिला दिया। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं उसे इग्नोर कर चलता रहा। क्या तुम आज रात पढ़ाई के लिए आओगे? मैंने कंधे उचका दिए, जिसका मतलब था देखते हैं। मेरे लिए कोई ड्रेस कोड? तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, जो चाहो पहनो, मुझे क्या परवाह है, मैंने कहा। शाम को जब मैं उसके रूम पर पहुंचा तो मैंने दोपहर की घटना के बारे में कोई बात नहीं की। अब उसने चेंज करके काले ट्रैक पैंट्स और बड़ी फुल स्लीव वाली काली टी शर्ट पहन ली थी। वह इतनी ढकी हुई थी कि अब उसके साथ अफगानिस्तान तक की सैर की जा सकती थी। मैं उसकी शॉर्ट्स को एक तरह से मिस ही कर रहा था, लेकिन अगर उसने शॉर्ट्स नहीं पहनी थी तो इसका जिम्मेदार भी मैं ही था। मैंने मार्केटिंग केस खोला, जिसकी हमें अगले दिन के लिए तैयारी करनी थी। निर्दोष निकोटीन फ्री सिगरेट्स, मैंने शीर्षक पढ़ा। यह किस कमबख्त को चाहिए? मुझे तो एक रियल स्मोक की ज़रूरत महसूस हो रही है। मैंने उसे एक डर्टी लुक देकर कहा, व्हाट? क्या मुझे अब इस तरह बोलने की इजाज़त भी नहीं है? या क्या मैंने स्मोक करने की इच्छा जताई है इसलिए? तुम क्या साबित करना चाहते हो? कुछ नहीं, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम इस बारे में सोचो कि लड़कियाँ भी इंटेलिजेंट होती हैं और इंटेलिजेंट लोग यह पसंद नहीं करते कि उन्हें बताया जाए कि उन्हें क्या पहनना है और क्या करना है, ख़ास तौर पर तब जब वे एडल्ट हों। क्या तुम्हें इसमें कोई तुक नज़र आती है? ओवर स्मार्ट मत बनो, मैंने कहा, और तुम मेरे डैड बनने की कोशिश मत करो, उसने कहा। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए छोटे कपड़े पहनने के अलावा और भी कई तरीके हैं, मैंने कहा। मैंने लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा नहीं किया था। मैं शॉर्ट्स इसलिए पहनती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा करना पसंद है। क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं? मैंने फिर केस खोला। हम आधे घंटे तक चुप रहे और अपनी किताबों में खोए रहे। मैं लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसने ऊपर देखते हुए फिर कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा। क्या तुम चलते हो? क्या तुम मजाक कर रही हो? मैंने तपाक से किताब बंद करते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस चेक कर रही थी, चलो पढ़ते हैं, उसने कहा। वह फिर किताब पढ़ने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट खेल रही थी। मैंने उस पर पिलो फेंका। वह हंसी और मेरे सिर पर दे मारा। एक दूसरे से हाथ मिलाने के अलावा यह हमारा पहला कांटेक्ट स्पोर्ट्स था। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे टू इट्स दोस्तों अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के चतुर्थ भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। अब आइए सुनते हैं इसके पांचवें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। हम अगले एक महीने तक साथ साथ पढ़ाई करते रहे। हालांकि मैं जस्ट फ्रेंड्स वाली बात के साथ सहज होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह मुझे परेशान कर रही थी। हर बार जब मैं किताब से सिर उठाकर ऊपर देखता, उसका चेहरा मुझे नजर आता। हर बार मेरा जी करता कि उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लूं और चूम लूं।
ऐसे में पढ़ाई पर फोकस करने का मेरे सामने एक ही तरीका था। मैं कल्पना करने लगूं कि प्रोफेसर चटर्जी भी हमारे साथ कमरे में हैं। बात केवल स्टडी सेशंस तक ही सीमित नहीं थी। जब भी मैं किसी लड़के को उसके साथ बात करते या हंसते देखता, एक आवेग मेरे पेट से उठता और मेरे चेहरे तक पहुंच जाता। कभी कभी वह मुझे बताती कि सेक्शन ए में फला लड़का कितना फनी है या सेक्शन बी में फला लड़का कितना क्यूट है। तब मेरा जी करता कि मशीन गन लेकर ए और बी में जाऊं और दोनों क्यूट को शूट कर दूं। व्हाट, उन्हें एडवर्टाइजिंग कैंपेन में पूरा जोर लगा देना चाहिए, है ना? उसने मार्केटिंग केस के बारे में कहा। मैं उसके होठों को निहार रहा था और उसे चूमने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहा था। एस, आई एग्री विद यू, मैंने कहा। तुम्हारा दिमाग कहीं और लगा हुआ है। क्या सोच रहे हो? उसने अंगुलियां चटकाते हुए कहा। कुछ नहीं, सॉरी। मैं सोच रहा था कि तुम मार्केटिंग में कितनी इंसाइटफुल हो। थैंक यू। वह मेरी बात पर भरोसा करते हुए मुस्कुरा दी। हाँ, मुझे यह विषय पसंद है। मुझे लगता है कि मैं मार्केटिंग जॉब में अच्छा परफॉर्म करूंगी, तो मैं कल तुम्हारी इस तारीफ के साथ ही क्लास में जाऊंगी। हमने आधी रात को केस पूरा कर लिया। मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चाय? उसने पूछा। उसका इशारा था कि हम राम भाई के यहाँ चल सकते हैं। नहीं, चाय पीने के बाद मुझे नींद नहीं आती, मैंने कहा। मैगी? मैं झट से मैगी बना लाऊंगी। नहीं, मुझे चलना चाहिए। वह मुझे छोड़ने दरवाजे तक आई। तुम इन दिनों बहुत गंभीर से लगते हो। तुम किस बारे में सोचते रहते हो? क्या ग्रेड्स के बारे में? अब मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं बिना जाने बुझे कह गया। क्या? उसने हैरान होते हुए कहा। हमने पढ़ाई में अपनी अपनी रिदम पाल ली है। अब हमें साथ साथ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमें साथ साथ पढ़ना अच्छा लगता है। कम से कम मुझे तो। क्या बात है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तुमसे नहीं, मुझसे हुई है, मैंने कहा। मुझसे ऐसी बात मत करो, अनन्या ने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज़ ने अगले कमरे में सो रही एक लड़की को जगा दिया जो बत्ती बुझाकर सो रही थी। हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं, ओके? इस तरह बिहेव मत करो कि हमारा ब्रेकअप होने जा रहा है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। और हाँ, अब तुम सो जाओ, कल कोई क्विज नहीं है। अगले दिन क्लास में मैंने उससे बात नहीं की। वह 2 बार मेरे पास आई। एक बार मेरा पेन लौटाने के लिए जिसे मैं उसके कमरे में छोड़ आया था, और दूसरी बार मिड मॉर्निंग ब्रेक के दौरान मुझसे यह पूछने के लिए कि क्या मैं चाय पीना चाहता हूँ। अगर आप किसी को पसंद करने लगते हैं तो महज उसकी मौजूदगी ही आपके भीतर गर्माहट पैदा कर देती है। मैं देर तक एहसास से लड़ता रहा, लेकिन आखिर उसने मुझे हरा दिया। मैं अगली क्लास के लिए कुछ पढ़ाई करना चाहता हूँ, चाहे तुम पी लो, मैंने कहा। उसने जोर नहीं दिया और वह कमरे के बाहर चली गई। उसने एक लंबा कत्थई स्कर्ट और हल्के भूरे रंग का टॉप पहन रखा था। मैं चाहता था कि वह मुड़े और मुझे देखे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपनी डॉर्मेट्स के साथ चाय पीने चली गई। मैं अगले 5 दिन तक उसे कतराता रहा। मैं क्लास में देरी से आता और जल्दी चला जाता, इसलिए हमारे पास एक दूसरे को ग्रीट करने का भी कोई समय नहीं होता। तो मुझसे बात नहीं कर रहे हो? मेरे ऐन पड़ोस में बैठने वाले मोहित ने मुझसे पूछा, जबकि शेष 4 मोहित गर्दन आगे बढ़ाए सुनने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि कन्याश्री ने भी अपनी निरंतर नोट मेकिंग को विराम दिया और मेरी तरफ 10 डिग्री घूम गई। तुम्हें खासी फिक्र हो रही है ना? मैंने कहा। सभी अपना अपना काम करने लगे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 5वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। आइए अब सुनते हैं इसके 6ठे भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में।
रात 9 बजे अनन्या ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। मैं डिनर के बाद पढ़ने के लिए बस बैठा ही था। लड़कियां बॉयज डॉर्म में कभी कभार ही आती थी। वह इससे पहले भी मेरे रूम पर केवल एक बार आई थी। इसमें मेरे डॉर्मेट्स इतने एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने ताबड़तोड़ कॉरिडोर में एक फ्रिस्बी मैच रख लिया और तेज आवाज में म्यूजिक बजाने लगे। वह तो बिल्कुल भाग्यश्री जैसी लगती है, एक लड़के ने मेरे कमरे के बाहर जोर से कहा। इस पर मैं भी अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं सका। इसके बाद उस लड़के ने मैंने प्यार किया फिल्म का एक गाना लगा दिया, जिसमें एक लड़की एक कबूतर से यह आग्रह कर रही है कि वह उसके संदेशवाहक की भूमिका निभाए। बहुत हुआ, अब हम फिर कभी तुम्हारे डॉर में पढ़ाई नहीं करेंगे। उसने गुस्से में भुनभुनाते हुए अपनी किताबें समेट ली। जब उसने दरवाज़ा खोला तब 8 लड़के कॉरिडोर में फ्रिस्बी खेल रहे थे। तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं भाग्यश्री को पसंद नहीं करती, उसने कहा और तेज कदमों से बाहर चली गई। लेकिन उस दिन वह फिर आई थी और वह इतनी दृढ़ता के साथ चलकर आई थी कि मेरे डॉर्मेट्स कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और अपने अपने कमरों में गुम हो गए। मैंने दरवाज़ा खोला। वह वही नीला सफ़ेद सलवार पहने बाहर खड़ी थी जो उसने उस दिन पहना था जब मैंने उसे पहली बार देखा था। जब आप कैंपस में होते हैं तो लोगों के कपड़ों के सिलेक्शन में एक पैटर्न तलाश सकते हैं। उसकी उस नीली सलवार कमीज का नंबर हर तीसरे हफ्ते आता था। वह अपने साथ 2 फ्रूटीज लेकर आई थी। क्या मैं भीतर आ सकती हूँ? क्या मैं पढ़ाई कर रहे स्कॉलर को 10 मिनट के लिए डिस्टर्ब कर सकती हूँ? उसके रूम के विपरीत मेरे रूम में कोई एस्थेटिक अपील नहीं थी। मैंने लाल ईंटों को खुला छोड़ रखा था और वे कैदखानों की दीवारों की तरह लगती थीं। आईआईटी हॉस्टल में एसिड में धोए जाने के बाद मेरी सफ़ेद बेड शीट का रंग मटमैला हो गया था। मेरी डेस्क पर केवल किताबें थीं, जबकि अनन्या की डेस्क पर हमेशा कैंपस लॉन्च से तोड़े गए फूल या कलात्मक धूपदान या इसी तरह की दूसरी चीज़ें होती थीं जिन्हें लड़के कभी अपनी शॉपिंग लिस्ट में जगह नहीं देते। जरा रुको, मैंने कहा। मैंने कमरे पर जल्दी से एक नज़र डाली। नहीं, कहीं भी कोई अंडरवियर या बदबूदार मोजे या पोर्न मैगजीन या पुरानी ब्लेड नहीं थी। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मर्गिंग अवे, उसने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। नो चॉइस, मैंने अपनी स्टडी चेयर खींचते हुए कहा। अब चूंकि तुम मेरे साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी ग्रेड्स तो इम्प्रूव होना ही है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। तो फिर कैसी बात है? यह क्या बचपना है? तुम तो आजकल क्लास में मुझे हेलो भी नहीं कहते। मैंने उससे नज़रें नहीं मिलाई। आई कांटेक्ट प्लीज। मैंने उसकी ओर देखा। मैंने उसे इतना मिस किया था कि मेरा जी कर रहा था कि अपने रूम को लॉक कर दूं और उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने दूं। मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकते? मैं केवल तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं रह सकता। मुझे पता है कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो लड़कियों से केवल दोस्त बनकर रह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। क्या? वह खड़ी हो गई। मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूं और मैं तुम्हारे लायक भी नहीं हूं, वगैरह वगैरह। तुम क्या बातें कर रहे हो? वह कंफ्यूज सी लगी। फॉरगेट इट, फॉरगेट इट। फ्रूटी के लिए शुक्रिया, मैंने कहा। मैंने एक लंबा गड़गड़ाहट भरा सीप लिया और एक ही सांस में फ्रूटी को पूरा पी गया। फिर मैंने उसके खाली डब्बे को टेबल पर इस तरह पटका जैसे हिंदी फिल्मों में कोई बांका हीरो B8069 की आखिरी घूंट पीने के बाद बोतल फेंकता है। हाँ, मुझे अकेला छोड़ दो और मैं अपनी तन्हाई को मैंगो जूस में डुबा दूंगा, मैंने सोचा। हे, उसने मेरे कंधे को छुआ। मेरे कंधे पर अपना हाथ मत रखो, मैंने कहा। उसकी छुअन से मेरे शरीर में सिहरन पैदा कर दी थी। ओके, उसने अपना हाथ खींच लिया। लेकिन यह ठीक नहीं है। हमारी डील हुई थी। डील की ऐसी की तैसी, मैंने कहा और फ्रूटी के डिब्बे को तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में फेंक दिया। हमारी नज़रें मिलीं। 1 मिनट तक चुप्पी छाई रही। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। आई वांट अस टू बी अ कपल, मैंने कहा। और यह कोई प्रपोजल नहीं है। मैं मिस्टर नंबर 14 नहीं होना चाहता।
वह आंखें फाड़ कर मुझे देखती रही। मैं भी आंखें फाड़ कर उसे देखता रहा, यह जताने के लिए कि मुझ पर उसके इस तरह देखने का कोई असर नहीं पड़ा है। यह प्रपोजल नहीं तो और क्या है। तो मेरे कमरे पर आई। तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ। यह अलग बात है, लेकिन तुम चाहते हो कि हम कपल बने। उसकी आवाज़ अब भी निडर थी। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। हम प्रैक्टिकली कपल ही थे। हम साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ एसटीडी बूथ पर जाते थे, मेस में साथ साथ खाना खाते थे। वह तो किसी के भी साथ किया जा सकता है। मैंने कहा, तुम बेतुकी बातें कर रहे हो। उसने कहा, ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा और उठ खड़ा हुआ। मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरी बातें बेतुकी न लगें। तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ने का मतलब है सेल्फ कंट्रोल की डबल एक्सरसाइज। एक तो मुझे इन बोरिंग केसेस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, दूसरे मुझे हर संभव यह कोशिश करनी पड़ती है कि मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे पर न जाए, क्योंकि जब भी मेरी नज़र तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है मेरा जी करता है कि मैं तुम्हें किस कर लूं। लेकिन हमारे बीच यह स्टूपिड जस्ट फ्रेंड्स की डील हुई है और तुम तो इसको लेकर कूल हो। लेकिन मुझे अपने दिमाग को यह समझाने के लिए खूब मशक्कत करनी पड़ती है कि मैं निकोटीन फ्री सिगरेट के बारे में पढ़ाई करूं और तुम्हारे होठों और उस छोटे से तिल के बारे में न सोचो जो तुम्हारे निचले होठ के नीचे है। तुम्हारा ध्यान इस तिल पर चला गया। यह तो बहुत छोटा है। उसने उस तिल को छूते हुए कहा, यह तिल छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे माइंड के स्पेस में इसका 50% मार्केट शेयर है। लेकिन मैं तो केवल दोस्त हूँ, मुझे वह तिल कहाँ मिलने वाला है। मुझे तो केवल फुल स्टॉप्स मिलेंगे। वह हंस पड़ी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम लड़कियों को क्या पता कि लड़कों पर क्या बीतती है। तुम्हारे होठ बहुत बकबक करते हैं, है ना। उसने कहा, मुझे जैसे पाला मार गया हो। लेकिन मिस स्वामीनाथन को पाला नहीं मारा। वह मेरे पास आई और पल भर बाद ही फ्रूटी से सने उसके होठ मेरे होठों पर थे। हमने 3 सेकंड लंबा किस किया। और अब इससे पहले कि मैंने जो अभी अभी किया उसकी स्टुपिडिटी को रियलाइज करूं, मुझे यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। उसने कहा और दरवाज़ा खोल दिया। मैं काठ की मूरत की तरह अपनी जगह खड़ा रहा। अनन्या ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मेरे डॉर्म के 4 लड़कों ने दरवाजे से अपने कान हटा लिए। हम तो बस अपनी फ्रिस्बी ढूंढ रहे थे। उनमें से एक ने कहा, तब तो वह इस रूम में नहीं मिलने वाली। यह लड़का केवल पढ़ाई में ही मन लगाना चाहता है, उसने कहा और डॉर्म के बाहर चली गई। मैं 5 मिनट तक अपनी जगह से टस से मस न हुआ। उसके होठों का एहसास 2 मिनट तक मेरे होठों पर रहा। बाकी 3 मिनट यह रियलाइज करने में बीत गए कि कैंपस की सबसे हॉट लड़की ने अभी अभी मुझे किस किया है। मुझे नहीं पता मैंने क्या सही किया था, लेकिन मुझे इसकी परवाह भी न थी। शायद वह भी मुझे मिस कर रही थी। शायद उसके लिए यह उतनी बड़ी बात न थी, या शायद यह सब मेरी कल्पना में हुआ था और वास्तव में ऐसा कुछ हुआ ही न था। शायद मुझे किसी स्टूपिड की तरह सपने देखना छोड़कर दौड़ते हुए उसके रूम पर जाना चाहिए, या शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जब मैं उससे मिलूंगा तब मुझे क्या करना चाहिए। शायद मुझे आज की रात गुजर जाने देनी चाहिए और कल उसके क्लास में बात करनी चाहिए। अब बार बार उस बात का जिक्र मत करो। उसने कहा, 13 घंटे और 22 मिनट पहले जो होठ मेरे होठों पर थे वे अभी क्लास ब्रेक के दौरान चाय की चुस्कियां ले रहे थे। एस श्योर, ओके। मैं उसे अब तक 7 बार थैंक्स कह चुका था। मैंने विषय बदला। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह ओवर रेटेड है। मैंने स्टैटिस्टिक्स की क्लास के बारे में कहा जिसे हमने अभी अभी अटेंड किया था, और इससे ज़्यादा की उम्मीद मत करना। अनन्या ने कहा, ज़्यादा क्या। मैंने कहा, अब उसने वह विषय छेड़ दिया था। ज़्यादा का मतलब अब और नहीं। तुम अभी अभी नॉर्मल कर्व के बारे में क्या कह रहे थे। उसने कहा, सॉरी, बस एक क्लेरिफिकेशन। अब और नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है। अब और किसेस नहीं, या किसिंग से ज़्यादा और कुछ नहीं। तुम चुप करोगे। अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है, लेकिन यह मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज़ बताओ ना
क्या तुम लड़के लोग यही सब सोचते रहते हो? हमें आज रात को इन सभी नॉर्मल कर्व प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ाई करनी है। मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। अगर तुमने कर्व्स के बारे में और कोई जोक किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। क्लास की घंटी बजते ही उसने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 6वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। अब आइए सुनते हैं इसके 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। कहने की जरूरत नहीं, एक चीज के बाद दूसरी चीज होती चली गई और 2 हफ्ते बाद ही हमारे बीच अतरंग संबंध भी स्थापित हो गया। यदि एक लड़का और एक लड़की एक ही रूम में हों और उनके साथ ढेर सारी बोरिंग किताबें हों तो यह होना स्वाभाविक भी है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। हमारे बीच अतरंग संबंध होने के बाद उसने कहा और फिर दरवाजे पर अपनी माँ की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर उन्हें यह पता चल जाए तो सामत ही आ जाए। हमें यह करने के दौरान इन तस्वीरों को ढक देना चाहिए। दे फ्रीक मी आउट। मैंने उनके परिजनों की तस्वीरों की ओर इशारा करते हुए कहा। वह हंस पड़ी। क्या तुम्हारा भी यह फर्स्ट टाइम था? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा, मैंने कहा। क्या आईआईटी में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? वह अपना टॉप पहनने के लिए उठ बैठी। मैं चुप रहा। मैंने सुना है कि रैंगिंग में हर तरह की चीज़ें करवाई जाती हैं, तो क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड भी था? नहीं, इतना बुरा रैंगिंग नहीं होता। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड थी। रियली? उसने पलकें झपकाते हुए पूछा। तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। 2 साल पहले जब मैंने कॉलेज छोड़ा था तभी वह अफेयर ख़त्म हो गया था। क्यों? कौन थी वह स्टूडेंट्स? वह प्रोफेसर की बेटी थी। माय माय माय, वी हैव अ स्टड हियर। फिर उसने कहा, वह खूबसूरत थी मुझसे भी ज़्यादा? मैंने अनन्या की ओर देखा। आखिर लड़कियां लुक्स के आधार पर एक दूसरे को इतना आकलन क्यों करती हैं? तुम्हारे जैसी ही थी, अलबत्ता तुम ज़्यादा स्मार्ट हो, मैंने कहा। मेरे जैसी? ओके, तो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हो, मैंने कहा। जो लड़की यह पूछती है कि क्या वह सबसे खूबसूरत है, हमेशा सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। थैंक यू। उसने अपने ट्रैक पैंट्स पहनने के लिए बिस्तर से उतरते हुए कहा। वह कहानी कैसे खत्म हुई थी? मेरी उसके पिता से एक तरह की डील हुई थी। उसके पिता से? क्या उन्होंने तुम्हें फिल्मी स्टाइल में ब्लैक चेक देकर अपनी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाने को कहा था? उसने हंसते हुए कहा। नहीं, उन्होंने मुझे अपनी डिग्री सही वक्त पर हासिल करने की सलाह दी थी और इसी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन डील का असल मतलब यह था कि मैं ज़्यादा दूर के सपने न देखूं, उनके परिवार का हिस्सा बनने के बारे में न सोचूं। अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते हुए मेरा गला सूख आया। वास्तव में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से आपका रिश्ता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस आप उसके विचारों को यहाँ वहाँ धकेलना सीख जाते हैं, बशर्ते आपको फिर उसे याद करने के लिए कोई न उकसाए। क्या अब हम इस विषय को यहीं छोड़ सकते हैं? मैंने कहा। अभी वह कहाँ है? कैंपस में? नहीं, उसके पिता एमआईटी में सीनियर फैकल्टी पोस्ट के लिए अमेरिका चले गए थे। उसे वहाँ अपनी ही कम्युनिटी का एक गीक नुमा लड़का मिल गया। 6 माह में सगाई, साल भर में शादी। इसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानता। अब इसके बावजूद कि हम दोनों चंद लम्हों पहले नैक्ड थे, मुझे लगता है कि मैं तुम पर अपनी प्राइवेसी उल्लंघन का केस लगा सकता हूँ। वेल, इस कहानी से मेरा भी नाता है। इन केस यदि तुम अब भी उसके साथ इन्वॉल्व हो तो? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे उस सब से बाहर आने में लंबा वक्त लगा, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। क्या तुम उसे चाहते थे? हाँ, और मुझे बुरा लगता है कि मुझ में इतना साहस न था कि उसके पिता से लड़ाई लड़ सकूं। और अब प्लीज उस बारे में बिल्कुल बात नहीं, मैंने कहा। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और मेरे पिता, ये 2 ऐसे विषय हैं जो मेरा मूड खराब कर देते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्या वह साउथ इंडियन है? तुम्हें कैसे पता?
तुमने आईआईटी, एमआईटी, गीक नुमा सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामर का जिक्र किया तो अंदाज़ा लगाना कठिन नहीं है। मैं हंस पड़ा। मेरे पेरेंट्स भी जरा कंजर्वेटिव हैं। उसने अपनी इलेक्ट्रिक केटल चालू करते हुए कहा, हमने अभी तक शादी की प्लानिंग नहीं की है। उसने मुझे घूर कर देखा। मैंने सोचा कि क्या मैंने कोई गलत बात कह दी। मैं तो एक फैक्चुअल बात ही कह रहा था। तुम सही हो। हम थोड़े बेनिफिट के साथ केवल दोस्त हैं, राइट? या फिर शायद फक बडीज। वह अपसेट नजर आई। बड़ी अजीब बात है कि अतरंग संबंध होने के बाद लड़कियां रिश्तों को लेकर कितनी संवेदनशील हो जाती हैं। अरे हम तो। लेकिन उसने मुझे रोक दिया। सॉरी, आई एम फिकिंग आउट। चाय लोगे? उसने चाय की एक प्याली मेरी तरफ बढ़ाई। मैं 2 मिनट तक उसके हैंडल के साथ खेलता रहा। क्या हमें एचआर केस खोल देना चाहिए? यह एक होटल के हड़ताल के बारे में है। मैंने अपना फोल्डर खोलते हुए कहा। उसने मुझसे नज़रें मिलाए बिना सहमति में सिर हिलाया। मैंने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचा कि आखिर मैं उसे ऐसा क्या कहूँ कि वह अच्छा महसूस करने लगे। फिर मैंने कहा, आई लव यू। उसने इतिहास से केस मटेरियल बंद किए और मेरी तरफ देखा। क्या वाकई? उसने कहा। उसकी आंखें नम थीं। हाँ, मैंने कहा। तुम यह केवल इसलिए तो नहीं कह रहे हो कि तुम एक बार फिर से मेरे साथ? नहीं। लेकिन क्या तुम यह कहना चाह रही हो कि मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ? क्या तुम केवल यही तक सोच सकते हो? हम साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ खाना खाते हैं, साथ साथ घूमने जाते हैं, दिन भर क्लास में बैठकर एक दूसरे को ताकते रहते हैं। हम एक दूसरे से केवल तभी अलग होते हैं जब हम सोने जाते हैं। मैं रुक गया। तो क्या? आई लव यू, डैम इट। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती? मैंने चिल्लाते हुए कहा। दैट्स बेटर। अब तुम थोड़े कन्विंसिंग लग रहे हो। वह मुस्कुरा दी। और तुम? मैंने पूछा। मैं इस बारे में सोचूंगी। एक्सक्यूज मी। वेल, हो सकता है कि मैं केवल तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ, उसने कहा। एक्सक्यूज मी, मैंने इस बार और ऊंची आवाज में कहा। वह हंस पड़ी। मैंने उस पर एक पिलो फेंका। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। मिस स्वामीनाथन ने मुझसे कभी आई लव यू नहीं कहा था। फिर भी वह मेरे साथ रहने आ गई। जब वह रात के कपड़ों का एक बैग पेपर लेकर मेरे रूम पर चली आई तो मैं हैरान रह गया था। मैं उसके यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता था। मैं नहीं चाहता था कि वह पुरुष हार्मोन से लबालब भरे 20 लड़कों के डॉर्म में अकेली लड़की हो। फिर भी उसके साथ होना अच्छा था। वह अपने साथ अपनी इलेक्ट्रिक केटल, मीठी मुस्कान और मैगी बनाने का हुनर भी ले आई थी। हम पहले भी साथ साथ पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब उसमें और अनुशासन आ गया था। जब आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आती है तो चीज़ें अपने आप व्यवस्थित होने लगती हैं। हम सुबह सवेरे उठ जाते थे। वह मुझसे आधा घंटा पहले जाग जाती थी। वह नहाने के लिए 100 मीटर दूर अपने डॉर्म जाती थी। इस दौरान मैं तैयार होकर उसके साथ मेस में ब्रेकफास्ट करने पहुंच जाता था। हम साथ साथ क्लास जाते और यदि कन्याश्री अच्छे मूड में होती तो वह दिन भर के लिए अनन्या के साथ अपनी जगह की अदला बदली कर लेती, और नहीं तो हम अपनी अपनी रोजाना की जगहों पर बैठ जाते। पूरी क्लास के दौरान एक दूसरे को ताकते रहते। 5 मोहित पहले पहले इस स्थिति में बहुत रोमांचित हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने इससे एडजस्ट कर लिया। यदि हाँ, लेक्चर बोरिंग हो तो वे मुड़कर हमें देख लेते। वास्तव में उसका मेरे यहाँ रहने चले आना कैंपस में एक छोटे मोटे स्कैंडल का ही रूप ले लिया था। जैसा कि हमेशा होता है, मुझे स्टड का तमका मिला और उसे स्टूपिडली इन लव से लेकर स्लड तक पुकारा गया। लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि शायद वह वास्तव में स्टूपिडली इन लव थी। रोज क्लास में वह मेरे लिए एक नोट पास करती। आई मिस यू। क्लास जाने कब खत्म होगी और हम एक दूसरे की बाहों में होंगे, नोट में लिखा होता। और वह नोट अंकुर, अनूप, विपिन, भूपिन, भानु, अन्य स्टूडेंट्स और कन्याश्री से होता हुआ मुझ तक पहुंचता था। हम साथ साथ रहते थे। फिर भी वह क्लास पे मुझसे 6 कतार दूर बैठी हुई मुझे मिस किया करती थी। क्लास में ऐसे नोट्स मत भेजा करो, लोग उन्हें खोलकर पढ़ लेंगे।
मैंने उसे सतर्क करते हुए कहा। तुम बड़े बोरिंग हो। उसने ढेर सारी सैड स्माइलीज के साथ जवाब भिजवाया। नोट पास करते समय विपिन मुस्कुरा दिया। ओके, तो क्लास का मनोरंजन हो रहा था। तुम टॉप 10 में आने से थोड़ी ही दूर हो। स्टेटिस्टिक्स फाइनल एग्जाम में एक और तुम टॉप 10 में होगे। मेरे साथ 3 माह रहने के बाद एक रात उसने कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ। आईआईटी में तो हम रात भर गपशप ही करते थे। मैंने बत्ती बुझा दी। हम भी रात भर गपशप कर सकते हैं, उसने कहा। हम रजाई के भीतर सरक गए। किस बारे में और क्यों? हम हमेशा साथ साथ ही तो रहते हैं, अपनी नींद क्यों कुर्बान करें? फिर भी हम बातें कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान्स वगैरह वगैरह। फ्यूचर और फीमेल्स का कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक होता है। फिर भी एक बिजनेस स्कूल में फ्यूचर का मतलब केवल प्लेसमेंट ही हो सकता है। हमारी ग्रेड अच्छी है तुम आसानी से हमारी ग्रेड्स अच्छी है तुम आसानी से HLL में सिलेक्ट हो जाओगी। वह सबसे अच्छी मार्केटिंग जॉब है ना? और मैं WPM के लिए कोशिश करूँगा। WPM? हाँ, ताकि मैं जल्दी से जल्दी खूब सारे पैसे बचा सकूं। मैंने खीसे निपोड़ते हुए कहा। तुम अब भी लेखक बनने को लेकर सीरियस हो ना? उसने मेरे बालों में अपनी उंगली घुमाई। हाँ, लेकिन मैं अब भी सोच रहा हूँ कि आखिर मैं लिखूंगा किस बारे में। मैंने जम्हुआई ली। किसी भी चीज़ के बारे में लिखो, जैसे तुम्हारी वह गर्लफ्रेंड अनन्या। हमने तय किया था ना कि हम उस बारे में बात नहीं करेंगे। सॉरी सॉरी। तुमने कहा था कि तुमने ग्रेड्स के लिए प्रोफेसर से डील की थी, तो मुझे लगा कि शायद वह एक दिलचस्प कहानी बन सकती है। गुड नाइट माई स्ट्रेटेजिस्ट। मैंने उसे चूमा और लेट गया। आई लव यू, उसने कहा। क्या वाकई? हाँ। तुमने अब जाकर ही क्यों कहा? मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैंने अब यह कहा है, लेकिन यह मेरे मन में न जाने कब से था। गुड नाइट, उसने कहा। 1.5 साल बाद। क्या सोच रहे हो? क्या तुम लव मेकिंग के बाद बातें करना पसंद नहीं करते? वास्तव में मैं ऊपर घूमते पंखे को देखना पसंद करता हूँ, या छोटी सी एक झपकी लेना चाहता हूँ। आखिर लड़कियां हर वक्त बातें करना क्यों पसंद करती हैं? हम मेरे कमरे में थे। सर्दियों की बादलों भरी दोपहर थी और हम गर्म कपड़ों से लदे हुए थे। मुझे बातें करना अच्छा लगता है, मैंने एहतियात से कहा। क्या तुम्हारे मन में कुछ है? प्लेसमेंट में 1 हफ्ता है और मैं नर्वस हो रही हूँ, उसने कहा। चिंता मत करो, हर कंपनी ने तुम्हें शॉर्टलिस्ट कर रखा है। वी विल हिट द जैकपॉट। मैं जॉब ऑफर को लेकर नर्वस नहीं हो रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि उसके बाद क्या होगा। उसके बाद फाइनली हमारे बैंक में पैसा होगा। फिर हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते समय अपनी जेब नहीं देखनी पड़ेगी। थिएटरों में आगे की सीट्स पर नहीं बैठना पड़ेगा। ट्रेनों में सेकंड क्लास का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। कॉलेज लाइफ मज़ेदार ज़रूर होती है, बट सॉरी, मैंने अपने हिस्से की कॉलेज लाइफ पूरी कर ली है। ज़रा सोचो, तुम हर महीने शॉपिंग कर सकती हो। मुझे शॉपिंग पसंद नहीं है। फाइन, तब तुम तो खूब सारी बचत कर सकती हो या एग्जॉटिक जगहों पर घूमने जा सकती हो। वह और सोच में डूब गई। तुम ठीक तो हो? मैंने पूछा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि 4 हफ्तों बाद हमारा कैंपस है? कैंपस से निजात मिलने वाली है। नो मोर मर्गिंग एंड डेट्स। उम्मीद करता हूँ इससे जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा, मैंने कहा। उसकी आवाज़ मंद पड़ गई। और हमारे बारे में? हमारे बारे में क्या? मैंने पुरुषों के उस मूर्खतापूर्ण कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा जिसका उपयोग वे तब करते हैं जब महिलाओं के सामने समझदारी भरा व्यवहार करना पड़ता है। वह उठकर बैठ गई और टॉप पहन लिया। बाकी कपड़े पहनने के लिए उसने बिस्तर से उठना पड़ा। सीरियस मूड के बावजूद मैं खुद को यह नोटिस करने से नहीं रोक पाया कि जब लड़कियां चेंज करती हैं तो कितनी खूबसूरत लगती हैं। मैं अपने रूम में जा रही हूँ, तुम अपनी झपकियों का मजा लो, उसने कहा। हे, मैंने हाथ बढ़ाकर उसे रोक लिया। क्या बात है, बताओ। मैं तुमसे बात कर तो रहा हूँ। हाँ, तुम बात कर रहे हो, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह। 4 हफ्तों बाद हम अलग अलग शहरों में होंगे। जिंदगी फिर कभी ऐसी नहीं हो पाएगी। कभी नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा, मेरा मुंह खुला हुआ था। पहले अपने कपड़े पहनो, मुझे तुमसे सीरियस डिस्कशन करनी है।
कपड़े पहनने तक वह चुप रही, फिर हम बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठ गए। तो डील यह है, मैंने अपने विचारों को एकजुट करते हुए कहा, तुम्हारा फोकस करियर पर है, लेकिन मैं यह पैसों के लिए कर रहा हूँ। तो मैं उसी शहर में जॉब पाने की कोशिश करूंगा जहाँ तुम जॉब करती हो। लेकिन प्रॉब्लम से यह है कि अभी तक हम यह नहीं जानते कि तुम किस शहर में होगी, तो मैं उस बारे में अभी कैसे कुछ कह सकता हूँ। और तुम अगले हफ्ते भी क्या करोगे? हम सभी एक ही समय प्लेस्ड होंगे, तो मेरे जॉब पाने का इंतजार नहीं कर सकते। तब तो सब कुछ किस्मत के हवाले करना होगा, मैंने कहा। और हमारे फ्यूचर के बारे में? या सॉरी, मुझे पूछना चाहिए कि क्या हमारा कोई फ्यूचर भी है या नहीं। मैं अभी उस बारे में कोई बात नहीं कर सकता, मैंने कहा। ओ रियली? क्या तुम मुझे फ्यूचर में कोई ऐसा टाइम दे सकते हो जब हम फ्यूचर के बारे में बातें कर सकेंगे? मैं चुप रहा। छोड़ो, तुमसे बात करना बेकार है, मैं जा रही हूँ, उसने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ी। मुझे सोचने के लिए समय दो, मैंने कहा। 2 साल काफी नहीं थे? मैं चुप रहा। यू नो, मुझे यह बात हैरान कर देती है, अनन्या ने कहा। तुम लड़कों को किसी कमिटमेंट के बारे में सोचने के लिए कितने समय की जरूरत होती है, लेकिन किसी लड़की के साथ सोने से पहले तुम बिल्कुल नहीं सोचते। अनन्या, मैंने केवल दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज सुनी। सब ठीक हो जाएगा, उसने मुझे 5वीं बार कहा। हमने कैंपस से नवरंगपुरा तक का 4 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था। मैं उस पागलपन से बहुत दूर हो जाना चाहता था। डे 0 या प्लेसमेंट का पहला दिन खत्म हो चुका था और मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। मुझे लगा था कि जैसे मेरी ग्रेड्स है उस हिसाब से तो मैं पहले दिन ही कामयाबी हासिल कर लूँगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, प्लेसमेंट के लिए अभी और 6 दिन हैं, उसने कहा। हम एक चाय वाले के पास पाव भाजी खाने रुके। उसने कम बटर वाली 2 प्लेटें ऑर्डर की। सब ठीक हो जाएगा, देखो, मार्केटिंग कंपनियां तो कल ही शुरू करेंगी। मेरा HLL का बिग इंटरव्यू है, लेकिन मैं बिल्कुल न तनाव में नहीं हूँ। यू विल गेट इन। मैं एक भी ऐसी कंपनी के बारे में नहीं सोच सकता जो तुम्हें ना कह सकती हो, मैंने कहा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दी। हर कोई मुझे तुम्हारी तरह प्यार नहीं करता क्रिस। तुम्हारी ग्रेड्स अच्छी है और तुम्हें मार्केटिंग के लिए पैशन है। यू आर सो HLL कि मैं इसे तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ। कल तुम्हारे लिए और 2 बैंक हैं। मेरे पास आई लाइक द मनी से बेहतर जवाब होने चाहिए। मुझे इंटरव्यूज में और बेहतर तरीके से झूठ बोलना सीखना होगा। वेटर ने पाव भाजी सर्व की। उसने पाव का एक टुकड़ा मुझे खिलाया, लेकिन पैसा ही तो एक इकलौती वजह है जिसके लिए कोई भी बैंक में काम करता है ना? हाँ, लेकिन इंटरव्यू लेने वाले यह महसूस करना पसंद करते हैं कि वे कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, जैसे कि वे मदर टेरेसा फाउंडेशन या ऐसी ही किसी संस्था के लिए काम कर रहे हों। वेल, तुम्हें इस तरह कहना चाहिए, आई वांट सिटी बैंक, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भारतीयों को विश्व स्तरीय फाइनेंशियल सेवाएं मिले। और साथ ही एनॉर्मस ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना मत भूलना, उसने मुझे चेताया। मुझे यह सब कहना पड़ेगा? हाँ, और याद रखना, द सियांटी नेवर स्लिप्स। अगर ऐसा हो तो तुम कहना कि तुम खूब मेहनत करोगे, उसने कहा। मैं इतना झूठ नहीं बोल सकता, मैंने कहा। वह मेरे मुंह के कोने पर लगी भाजी साफ करते हुए हंस पड़ी। मैंने सोचा कि मैं कितना लकी हूं जो वह मेरे साथ है। शायद कुछ ही सालों में HLL की कमान उसके हाथों में होगी, लेकिन आज उसकी प्राथमिकता यह थी कि वह मेरे स्टूपिड चेहरे से भाजी साफ करे। मुझे अपराध बोध महसूस हुआ। उसे फ्यूचर के बारे में मुझसे एक सीधा जवाब पाने का हक है। डू इट लूजर, मैंने खुद से कहा। डू इट नाउ। फिर भले ही तुम्हें यह नवरंगपुरा के एक काम चलाऊ पाव कार्नर में ही क्यों न कहना पड़े। मैंने बोलने का साहस जुटाया। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें और पाव चाहिए क्या? मैंने कहा। तीसरा नंबर तुम्हारा है, प्लेसमेंट में सहयोग करने वाले फर्स्ट ईयर के एक वॉलेंटियर स्टूडेंट ने मुझसे कहा। मैं इंटरव्यू रूम के बाहर 7 अन्य कैंडिडेट्स के साथ स्टूल पर बैठ गया। हम किसी डेंटिस्ट के क्लिनिक के बाहर बैठे मरीजों की तरह लग रहे थे, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा तनाव में भरे हुए थे। पास
ही एक रूम में HLL के इंटरव्यू चल रहे थे। अनन्या के सभी राउंड हो गए थे और वह आखिरी कॉल का इंतजार कर रही थी। मैं सोचने लगा कि पहले दिन मुझसे क्या गलती हुई थी। ओके, मैं केवल पैसे के लिए जॉब चाहता था, लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं यह बात छुपा गया। तो फिर क्यों मैं कल 5 बैंकों में जॉब पाने के लिए मशक्कत करता रहा? क्या होगा यदि सी आंटी भी मुझे सिलेक्ट न करे? मैंने सोचा। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। क्या भगवान मेरे साथ नहीं है? फिर मैंने सोचा कि क्या मैंने इस बात के लिए कोई तर्क दिए हैं कि भगवान मेरे साथ क्यों नहीं है? मैंने दूर से HLL रूम देखा। अनन्या उसके बाहर खड़ी थी। मोर पखिया रंगत वाली नीली साड़ी में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। शायद भगवान तब तक मेरे भविष्य का कोई फैसला नहीं करेगा जब तक कि मैं उसे उसके भविष्य के बारे में कोई स्पष्ट जवाब न दे दूं। क्रिस मल्होत्रा, स्टूडेंट वॉलेंटियर ने मेरा नाम पुकारा। मैं मन ही मन प्रार्थनाएं करते हुए उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी टाई की गांठ और कमीज की कॉलर चेक की। याद रखो, तुम्हें इस जॉब की ज़रूरत है, मैंने खुद से कहा। बैंक दोगुने पे करती है। मैं अपने मन का करियर चुनने के लिए इतनी देर में 2 बार कारपोरेट करियर छोड़ सकता हूँ। मैंने गहरी सांस ली और छोड़ी। वेलकम, टेक योर सीट। शानदार कोला सूट पहने एक व्यक्ति अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बोला। वह रोलेक्स वॉच पहनना अफोर्ड कर सकता था और मुझसे बात करते समय मेरी तरफ नहीं देखना भी। उसने एक ढेर में से मेरा रिज्यूमे छांटकर बाहर निकाला। गुड आफ्टरनून। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपनी बाहों की मांसपेशियों को कस लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि मजबूती से हाथ मिलाना आत्मविश्वास का प्रतीक होता है, और इस बात का भी कि आप में दुनिया पर छा जाने का हौसला है। राहुल आहूजा, मैनेजिंग डायरेक्टर, कारपोरेट फाइनेंस, उसने कहा और मुझसे हाथ मिलाया। फिर उसने दाईं ओर बैठे अपने सहयोगी की ओर इशारा करते हुए कहा, और ये हैं मिस्टर देवेश शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट इन HR। मैंने देवेश की ओर देखा। 30 साल का एग्जीक्यूटिव जो इस कदर सहमा हुआ था मानो 3 साल का बच्चा हो। मुझे लगा वह उन लोगों में है जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट कहा जाने के बावजूद लतियाया जाता रहता है। खैर, मैंने सुना था कि सिटी बैंक में 400 वाइस प्रेसिडेंट हैं जो हर साल उसे ज्वाइन करने वाले सैकड़ों MBA के कैरियर और ईगो का ध्यान रखते हैं। जाहिर है, इससे इस टाइटिल का रुतबा जरूर खत्म हो जाता है, लेकिन कम से कम इतना तो है कि यदि आपको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इंट्रोड्यूस कराया जाए तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। राहुल ने देवेश को शुरू हो जाने के लिए इशारा किया। सो मिस्टर क्रिस, मैंने नोटिस किया है कि अंडर ग्रेजुएट्स में आपकी ग्रेड्स बहुत खराब हैं। देवेश ने कुछ ऐसी जनाना आवाज़ में कहा कि कॉलेज में होने वाले ड्रामे में हीरोइन के रोल के लिए उसे आसानी से चुना जा सकता था। आपने काफ़ी गौर से देखा है, मैंने कहा। एक्सक्यूज मी, आप कहना क्या चाहते हैं? देवेश ने जरा हैरान होते हुए कहा। अपनी जबान पर लगाम लगाओ, मैंने खुद से कहा। नथिंग, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने गला खंखारा। तो क्या हो गया था उस समय आपको? गर्लफ्रेंड, मौज मस्ती करने वाले दोस्त, अल्कोहल, चरस और सड़ियल प्रोफेसर्स। मेरे दिल में तो यही था कि मैं यही बोल दूं, लेकिन अनन्या ने मुझे बिल्कुल सही जवाब बताया था। एक्चुअली मिस्टर शर्मा, मैंने उसके नाम पर जोड़ देते हुए कहा ताकि वह अपने बारे में अच्छा महसूस करे। जब मैं IIT पहुंचा तब मैं इस बात को समझ नहीं पाया था कि वहाँ के सिस्टम द्वारा कितनी सख्ती बरती जाती है, और अगर एक बार ग्रेडिंग में आपकी शुरुआत खराब हो जाए तो वापसी करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। पिछले सेमेस्टर में मुझे अच्छी ग्रेड्स मिली थी और मेरा IIMA ग्रेड्स भी अच्छी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बाद में मैंने हिसाब बराबर कर दिया। इसके बाद 20 मिनटों तक स्टूपिड सवालों का दौर चलता रहा, जैसे क्या भारत में क्रेडिट कार्ड बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, या क्या भारत अपनी बैंकिंग सेवाओं में सुधार ला सकता है, वगैरह वगैरह। अंत में उन्होंने सबसे बड़ा सवाल पूछा, मिस्टर क्रिस, सिटी बैंक ही क्यों चूज कर रहे हैं? सिटी बैंक इसलिए क्योंकि बाकी पांचों बैंक मेरे लिए बेकार साबित हुए। मैंने अपने स्टूपिड विचारों का एक गहरी सांस के साथ निगल लिया और जवाब देना शुरू किया। मिस्टर आहूजा, सवाल यह नहीं है कि सीएनटी क्यों। असल सवाल यह है कि एक युवा महत्वाकांक्षी व्यक्ति कहीं और क्यों जाना चाहेगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है, इसकी एक प्रतिष्ठा है,
यह भारत के प्रति प्रतिबद्ध है और बैंक के लगभग हर क्षेत्र में अच्छे मौके हैं। यह बैंक नहीं, विकास की मशीन है। मैं थोड़ी देर को रुका। मैं देखना चाहता था कि कहीं मेरी बातें उनके सिर के ऊपर से तो नहीं निकल गईं। लेकिन राहुल गौर से सुन रहा था और देवेश सहमति में सिर हिला रहा था। मेरी बातें असर कर रही थी और अल्टीमेटली सबसे बड़ी वजह तो यही है राहुल। मैंने उससे अपनी नज़दीकी जताते हुए उसका नाम लेते हुए कहा, मैं वास्तव में उन लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ जो मुझे प्रेरित करते हैं। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करता हूँ और सीएनटी मुझे इसका एक बेहतरीन मौका देती है। राहुल गर्व की भावना से भर गया। मेरा मतलब है कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम मेरे जैसा होना चाहते हो? लोग चाहे जितने ही नपे तुले क्यों न हो जाएं, वे कभी अपनी तारीफ सुनने का मौका नहीं गंवाना चाहते। मैंने तुम्हें प्री प्लेसमेंट टॉक में देखा था। मैंने दर्जनों टॉक्स अटेंड की है, लेकिन जिस तरह से तुमने खुद को प्रेजेंट किया है उससे किसी की अन्य की तुलना में विचारों की क्लैरिटी ज़्यादा थी। मुझे लगता है कि यह सिटी बैंक से जुड़ी कोई बात है। तुम लोगों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है ना मिस्टर देवेश? देवेश ने मेरी ओर कुछ हैरानी के साथ देखा। एक्चुअली हम ह्यूमन रिसोर्सेस वाले बेस्ट टैलेंट चुनने की कोशिश करते हैं। उसने शायद किसी नियम पुस्तिका का एक वाक्य तोतों की तरह दोहरा दिया। एचआर कुछ नहीं करता, मैं जॉब के लिए पर्सनली सभी का चयन करता हूँ, राहुल ने कहा। अब वे दोनों मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। वह तो जाहिर है, मैंने कहा। राहुल ने अपनी कुर्सी पीछे ढकेल दी और खड़ा हो गया। लिसन क्रिस, आई लाइक यू। मैं तो तुमसे ईमानदारी से बात करना चाहता हूँ। रिक्रूटमेंट का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल एक ही सीट खाली है। लेकिन हमारा अंदरूनी मापदंड यह है कि नए रिक्रूटमेंट करने के लिए हमें अंडर ग्रेजुएट्स में 7 पॉइंट्स ग्रेड चाहिए। बेड़ा गर्क, मेरे पुराने पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। शायद इसलिए उन 5 बैंकों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मैंने मन ही मन सोचा। और यह मिस्ड सेमेस्टर? उसने मेरी अंडर ग्रेजुएट सीट को थपथपाते हुए कहा। सर, रिसर्च सेमेस्टर सर, मैंने सुधार करते हुए कहा। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं देवेश। एचआर में काम करने वाले हर व्यक्ति की तरह देवेश ने भी अपने जीवन में कभी कोई वास्तविक निर्णय नहीं लिया था। यह एक बिजनेस कॉल है सर, उसने कहा। बिजनेस का हेड मैं हूँ, राहुल ने कहा। हाँ, लेकिन शायद तुम्हें कंट्री मैनेजर से बात करनी चाहिए, देवेश ने कहा। वह सुझाव देने से डर रहा था। मैं उससे सीनियर हूँ, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ, वह अभी अभी आया है, इसलिए वह कंट्री मैनेजर है। तुम जानते हो ना सर, लेकिन ग्रेड के हिसाब से। देवेश कहते कहते रुक गया। दोनों मेरी ओर देखने लगे। क्या तुम हमें 5 मिनट का समय दे सकते हो? राहुल ने कहा। श्योर, मैं बाहर वेट करता हूँ, मैंने खीसे निपोड़ते हुए कहा। थैंक्स, हम तुम्हें बुलाते हैं। सो अब अगला कैंडिडेट मत भेजना। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स जिसे लिखा है चेतन भगत ने के 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली